स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भारी मात्रा में पैसा खर्च करने के बावजूद गंगा की हेल्थ को ठीक करने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। गंगा जिसे हमारे देश की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, फरवरी में जल शक्ति मंत्रालय के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट का एक स्टेटमेंट आया था कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद से गंगा के पॉल्यूशन में काफी रिडक्शन आया है। लेकिन जुलाई 2022 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ और ही ऑब्जर्व किया था। दरअसल एनजीटी के द्वारा एक सीरीज ऑफ केसेस की सुनवाई की जा रही थी जो कि गंगा से रिलेटेड थे, और तब एनजीटी ने ये ऑब्जर्व किया कि अभी भी 60% ऑफ गंगा में जो वेस्ट वाटर है उसको डंप किया जाता है। अगर हम सरकार के द्वारा कितना पैसा खर्च किया गया है इसका डाटा देखें तो 2004 से, ध्यान रखिएगा, 2004 से सरकार के द्वारा करीब 409 प्रोजेक्ट्स जो हैं गंगा को क्लीन करने के लिए स्टार्ट किए गए थे, और इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगभग 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, और ये टैक्स पेयर्स का मनी है, राइट है। लेकिन इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद रिजल्ट्स क्या हैं इसकी आज बात करते हैं। दो मैं आपके सामने डाटा रखूंगी। पहला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। दरअसल सीपीसीबी के द्वारा गंगा का जो कैचमेंट एरिया है उसका एक ऑब्जर्वेशन किया गया था, और वहां पे देखा गया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के डंप होने की वजह से लगभग 70% कैचमेंट एरिया ऐसा है जहां पर पॉल्यूशन का लोड अभी भी काफी ज्यादा है, और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा था उत्तर प्रदेश का, एंड इसके बाद बारी आती थी वेस्ट बंगाल की। वहीं अगर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस इसमें काफी ज्यादा खराब था, उनको इसको लेकर काफी काम करने की जरूरत है। एंड दूसरा डाटा है करंट अफेयर का न्यूज, जहां पर डाउन टू अर्थ की तरफ से एक आरटीआई इन्वेस्टिगेशन किया गया था, और इस इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया है कि अनदर मेजर प्रोजेक्ट जो गंगा के आसपास के एरिया में अफॉरेस्टेशन वनीकरण के लिए चलाया गया था वो भी अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गया है। तो कारण क्या है? इतना पैसा खर्च करने के बावजूद आखिर क्यों हम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? आखिर गंगा जिसके अंदर सेल्फ प्यूरिफिकेशन की कैपेबिलिटी है, एक ऐसी नदी जो खुद को खुद ही प्यूरिफाई कर लेती है, हम उसको कितना ज्यादा गंदा कर रहे हैं कि वो इसके बावजूद क्लीन नहीं हो पा रही है? ये हम सबको सोचने की जरूरत है। आइए आज हम डाउन टू अर्थ का जो ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट था इसको बेस बनाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। स्टडी IQ की तरफ से P2I बैच को स्टार्ट किया गया है। 23 अगस्त से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। शाम को 6 बजे से आपकी जो है यहाँ पे क्लासेस होने वाली हैं। 3 भाषाओं में क्लास होगी। याद रखिएगा, हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं, यानी कि रियल सिचुएशन में जो पढ़ाई होती है ये हमारा आपसे वादा है। क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। स्टडी IQ का नाम अपनी क्वालिटी कंटेंट के लिए ही जाना जाता है, दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। इसके अलावा आपको मेंटोरशिप यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारे मेंटोर से बात कर सकते हैं। देखो बच्चों, YouTube से पढ़ाई अच्छी हो जाती है, सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती, मैं ये नहीं कहूंगी, बट देखो YouTube एक डिस्ट्रैक्शन भी है। आज आप एक सीरीज देखते हो, उसे पूरा नहीं करते, कल को दूसरा देखने लग जाते हो। तो इसके लिए ना एक डेडिकेटेड कोर्स को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर स्टडी IQ आपको एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन देता है जहाँ पर हम सब फैकल्टीज के साथ मिलजुल कर आप पढ़ाई करते हैं, और इस कोर्स को बहुत ही अफोर्डेबल फीस पर आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप यूज करते हो आपका अपना फैकल्टी कोड प्राची लाइव। फीस पे करते टाइम इसको यूज कीजिएगा, मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा। यदि इस कोर्स के बारे में आप मुझसे पर्सनली कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो UPSC विद प्राची मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में फिर से बात करेंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं गंगा के बारे में। तो गंगा 2008 में इसको नेशनल रिवर घोषित कर दिया गया था, हमारी राष्ट्रीय नदी, और उत्तर भारत में कम से कम गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी रिलीजियस और जो कल्चरल वैल्यू है वो तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ही। दरअसल गंगा नॉर्थ इंडिया की एक लाइफ लाइन है। ये उत्तराखंड में वेस्टर्न हिमालय से जो है बेसिकली उत्पन्न होती है, एंड उसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
गंगा अपने साथ ना सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराती है, बल्कि अपने साथ ही उपजाऊ मिट्टी को बहाकर लेकर आती है, और जिसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया का मैदान है वो एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा आगे है। यानी कि पूरे उत्तर भारत की नहीं, भारत की फूड सिक्योरिटी की बात करें तो गंगा के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर डेटा में बात करें तो इंडिया की 43% पॉपुलेशन गंगा के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ये गंगा की जो है महत्ता है हमारे लिए, एंड इसीलिए जो है गंगा की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। गंगा की बहुत सारी मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं, और वो भी वही फेट को सफ़र कर रही है जो कि गंगा का है। बहुत सारा जो वेस्ट वाटर है वो गंगा के अंदर डंप किया जा रहा है, और जिसकी वजह से गंगा का जो पानी है वो कंटामिनेट हो गया है। सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए। उसी में से जो एक प्रोजेक्ट था, राइट है, वो प्रोजेक्ट ये कहता था कि जो गंगा नदी की मेन धारा है और जो इसकी कुछ मेन ट्राइब्यूटरीज है, हम इनके चारों तरफ क्या करेंगे, वनीकरण करेंगे, यानी कि जो ट्रीज हैं उनको प्लांट करेंगे। और देखिए जो ट्रीज होते हैं वो एक पूरे इकोसिस्टम को सुधारने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाता तो गंगा की इकोलॉजिकल हेल्थ में एक काफी अच्छा बदलाव देखा जा सकता था। लेकिन डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट कहती है कि अपने टारगेट का सिर्फ 22% ही अचीव हो पाया है। व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन। क्या पैसे की कमी है या फिर यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर की कमी है? ये हमें जो है देखना होगा। तो देखते हैं। देखिए, आरटीआई इन्वेस्टिगेशन से ये रिवील हुआ है कि गंगा अफोरेस्टेशन ड्राइव ये जो शुरू की गई थी, इसका जो पहला फेज था वो 2016 से लेकर 2021 तक का एक टाइम था। तो 2016 से लेकर 21 तक में जितने एरिया में हमने एक लक्ष्य रखा था कि हम जो है ट्रीज को प्लांट करेंगे, उसके केवल 22% में ही हम ट्रीज को प्लांट कर पाए हैं। तो ये जो अनदर मेजर एक गंगा का प्रोजेक्ट है जो अपने लक्ष्यों को लेकर शॉर्टफॉल कर गया है। अब यहाँ पर देखिए ये क्यों जरूरी था। देखिए गंगा जो है ना वो अपना ना लगातार एक कोर्स जो है शिफ्ट कर रही है। आप ज्यादातर जो हिमालयन रिवर्स देखेंगे उनका ये एक फिनोमिना दिखाई देगा कि वो बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से अपना जो एक आप कह सकते हैं पाथ है वो चेंज करती रहती है। गंगा का भी नॉर्थवर्ड एक शिफ्ट धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट जो प्लेट्स का होता है, इरोजन है, या फिर जो अदर आपको नेचुरल फैक्टर्स जियोलॉजिकल फैक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब गंगा जो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर रही है इन टेक्टोनिक एक्टिविटी, इरोजन, क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसको हमें थोड़ा सा क्या है कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। नदी जब रास्ता बदलती है तो बहुत कुछ उसके साथ जो है विनाश के रूप में खत्म हो जाता है, क्योंकि नदी जब अपना रास्ता एक बरसों से अपनाए हुए तो उसके आसपास क्या है काफी सारा एरिया डेवलप हो चुका है, एक अर्बन पॉपुलेशन, एक रूरल पॉपुलेशन, खेत खलियान, काफी कुछ एक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। नदी रास्ता बदलेगी तो वो सारी चीजें जो है खत्म हो सकती है, तो हमें रोकने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अफॉरेस्टेशन अगर हम करें, यानी कि जिस जमीन पर जंगल नहीं है वहां पर अगर हम जंगलों को प्रॉपर जो है बना दें, तो इससे क्या होगा, पहली बात तो जो मिट्टी है, सॉइल है, उसका एक स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। देन क्या होगा, जो इरोजन हो रहा है, मिट्टी का जो कटाव हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसमें कमी आएगी। एंड जो रिवर है उसकी एक ओवरऑल जो हेल्थ है वो यहाँ पे इंप्रूव होगी, और यू कैन से द ओवरऑल इकोसिस्टम यहाँ पे जो है इंप्रूव होगा। साथ में जो अफॉरेस्टेशन होगा वो एक तो नदी का जो पानी है उसको मोर क्लीन करेगा, यहाँ का जो रेन का एक साइकिल है ये ठीक हो जाएगा, और वो जो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना उसको ठीक करने की बात की गई, क्योंकि जो कैचमेंट एरिया था गंगा का वहां पे मैक्सिमम ट्री लगाने की जो है बात कही गई थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये सब होगा कैसे। देखो जो फॉरेस्ट होते हैं ना उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, और यही वाटर फिर धीरे धीरे सीप होकर क्या है आपका रिवर के अंदर जाते रहता है। तो आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें जो फ्रेश वाटर अपना जो आपके ट्रीज है, माफ कीजिएगा, उनके द्वारा जो होल्ड किया जा रहा है वो फ्रेश वाटर, वो क्लीन प्यूरिफाइड वाटर क्या है रिवर में जाता रहेगा, जिससे रिवर के अंदर एक नया वाटर रिप्लेनिश होते रहता है, ठीक है। और जो रिवर है वो अपनी एक हेल्थ को क्या है मेंटेन करके रखती है, फ्लो स्टडी रहता है। अगर रिवर का फ्लो ठीक रहेगा तो रिवर अपने आप को फिर प्यूरिफाई कर लेती है। गंगा के अंदर जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन की कैपेबिलिटी है वो दरअसल इसीलिए कि जो ह्यूज वाटर गंगा के पास है और जिसका एक फ्लो लगातार चलता रहता है वो इसकी वजह से। अगर ये पानी कम होता है या इस फ्लो में कोई चेंज आता है
तो ये जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन की कैपेबिलिटी है, खुद को ही ठीक करने की जो कैपेबिलिटी है, ये यहाँ पे कम हो जाती है। इसको हम अफोरेस्टेशन के माध्यम से ठीक कर सकते थे, क्योंकि देखो ट्रीज के द्वारा जो वाटर होल्ड किया जाता है, ना सिर्फ उनकी रूट्स के धीरे धीरे रूट्स के द्वारा वो अंडरग्राउंड चला जाता है, तो अंडरग्राउंड आपका वाटर रिप्लेनिश होता है, वही वाटर सीप होकर आपका रिवर में जाता है। ट्री के जो रूट्स होते हैं वो इम्प्योर वाटर को फिल्टर कर देते हैं, तो प्योर वाटर गंगा में पहुंचता है। इसके अलावा फॉरेस्ट क्या सरफेस वाटर का फ्लो है इसको कंट्रोल करते हैं, जो बाढ़ वगैरह होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। इसकी वजह से जो मिट्टी का एक कटाव, किनारों का जो कटाव, एक इरोजन देखने को मिलता है, ये ठीक होता है। देन इसके अलावा बेसिकली आप देखोगे इवेपो ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, तो जो पानी बेसिकली आपका एटमॉस्फेयर में जाता है, देन उससे जो है आपके बादल बनते हैं, तो आपका क्या है रेन भी होता है। देन इस रेन की वजह से अगेन एक जो मीठा पानी, एक फ्रेश वाटर जो है वो नदी को मिल पाता है। यू कैन से कि जो फॉरेस्ट हैं वो पूरे इकोसिस्टम को क्या है हेल्दी बनाकर रखते हैं। तो दैट्स वाई ये सोचा गया था कि इस तरह की एक ड्राइव जो है गंगा में स्टार्ट की जाए। तो जो हमारा नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा है, 2014 में उन्होंने एफआरआई को, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को देहरादून में जो बेस्ड है, कहा कि भाई आप एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करो कि गंगा के आसपास के एरिया में अगर एक अफॉरेस्टेशन ड्राइव चलाई जाए तो फिर कैसा रहेगा, कैसे करेंगे। 2 साल लिए एफआरआई ने रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। पहली बार यहाँ पर जो आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपका बेसिकली जीआईएस है, उसको जो है यूज किया गया, पूरे फील्ड सर्वे किए गए। 2 साल बाद रिपोर्ट जो है सबमिट की गई 2016 में, 14 से काम शुरू हुआ था। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना होगा, जो नदी के किनारे पर करीब 2500 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है, यहाँ पे हमें क्या है दरअसल ट्रीज को प्लांट करना पड़ेगा। करीब हमारा जो 1,34,000 हेक्टेयर का पूरा एरिया पड़ेगा 5 राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ को हमें कवर करके क्या है पूरा जो है पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। तो कहा गया देखो, जो आपकी मेन नदी है, जो आपकी एक मेन धारा है, इसके दोनों किनारों के तरफ, ठीक है, दोनों किनारों के तरफ 5 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। और जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट है, जो नदी की जो आप कह सकते हैं शाखाएं हैं, उनके 2 किलोमीटर पर जो है आपको इस तरह के ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे। रिपोर्ट ने ये भी बताया, रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया, इससे ना सिर्फ ग्राउंड वाटर एनहेंस होगा, नदी के दोनों किनारों पे जो इरोजन है वो कंट्रोल होगा, तो मिट्टी के कटाव की वजह से और बाकी फैक्टर्स की वजह से जो एक शिफ्ट हो रहा है नदी के पाथ में, उस शिफ्ट को कंट्रोल करने में काफी हद तक क्या है हमें मदद मिल जाएगी। जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स थे, अब देखो यहाँ पे राज्य सरकारों का रोल आ जाता है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया कि भाई आपको ये जो अफॉरेस्टेशन का ड्राइव है इसको कैरी आउट करना पड़ेगा। अब स्टेट वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही है, देखो कई बार क्या होता है ना, जब एक फेडरल ढांचे के अंदर हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, तो केंद्र सरकार ने मान लीजिए एक रिपोर्ट दे दी, एक प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बना के दे दिया, मान लीजिए फाइनेंशियल कुछ मदद भी की गई। अब डिपेंड करता है स्टेट्स की विल पावर पर कि राज्य कितना एफर्ट पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखो फरवरी 2023 में डाउन टू अर्थ की तरफ से एक आरटीआई को जो है बेसिकली क्वेरी को फाइल किया गया, ठीक है, नेशनल मिशन क्लीन गंगा के साथ, कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है 5 राज्यों में आपका चल रहा है, पैसा काफी लग गया है, इसका स्टेटस क्या है, जरा बता देंगे। तो रिप्लाई में ये पता चला, जो कि मार्च 2023 को मिल गया, कि देखो अफॉरेस्टेशन जो डन हुआ है वो केवल कितने पे हुआ है, 30,000 हेक्टेयर पे, ये करीब टोटल का, ठीक है जी, टोटल हमारा लगभग कितना करने के लिए बोला गया था, करीब 1,34,000 हेक्टेयर से भी थोड़ा ज्यादा बोला गया था, ठीक है जी। हुआ कितने पे, सिर्फ 30,000, तो ये सिर्फ 22.4% ही बैठता है, ठीक है जी। 2016 से लेकर 2021-22 तक का टाइम जो है लग गया, एक्सपेंडिचर हुआ 347 करोड़ रुपीस, 350 करोड़ रुपए इन 5 राज्यों में खर्च हुए, सिर्फ 22% अपने लक्ष्य को ये प्राप्त कर पाए। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्टेशन जो है ऑलरेडी है, इन्होंने तो अपना 10% भी काम कंप्लीट नहीं किया था। उत्तराखंड में तो पहले भी रिपोर्ट सामने आई थी कि उनके यहाँ तो पैसा बचा रह जाता है, कई बार यूज नहीं हो पाता है, जबकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है वहाँ पे। मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट काफी हैं, उन्होंने अपने काम का 10% भी पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहाँ पे गंगा को लेकर इतना टूरिज्म का पैसा ऑलरेडी आता है, तो आप देखेंगे करीब 14,000 हेक्टेयर के लगभग अफॉरेस्टेशन वहाँ पे जो है
वहाँ पे होना था, ठीक है? कितना होना था? 14,000 के लगभग होना था। 9,000 के लगभग जो है उन्होंने कंप्लीट किया, ठीक है जी। 14 में से 9 ही कंप्लीट वो कर पाए। और अगर बाकी की बात करें, आप बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो आप देखें वेस्ट बंगाल ने तो इस पर कुछ भी काम किया ही नहीं है। वर्स्ट परफॉर्मेंस इनकी रही है। आप सीवेज जो वेस्ट वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात कर लीजिए, आप इस अफॉरेस्टेशन ड्राइव के डाटा की बात कर लीजिए, गंगा की हेल्थ को लेकर सबसे लेस एंथुसिस्टिक स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इन 5 राज्यों की बात करें, उत्तराखंड को करीब 54,000 के लगभग जो है टारगेट दिया गया था, 10,000 अचीव कर पाए। उत्तर प्रदेश का 14,000 के लगभग था, 9,000 अचीव कर पाए। बिहार का लगभग 27,500 था, 7,000 अचीव किया। झारखंड का लगभग 2,000 था, उन्होंने ऑलमोस्ट उसको जो है अचीव किया। देखिए, अब झारखंड इस सबसे आप कह सकते हैं लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है अगर हम इन सब की बात करें। लेकिन आप देखोगे टारगेट को उन्होंने अचीव किया है, ठीक है, टारगेट को उन्होंने अचीव किया। वेस्ट बंगाल की बात करें तो नॉट एप्लीकेबल, उन्होंने किया है नहीं किया है, उन्होंने डाटा देने से ही मना कर दिया था। कुछ डाटा उनकी तरफ से बाहर निकलकर सामने आया नहीं था। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या चैलेंजेस है, क्यों नहीं काम किया जा रहा है? देखो, वन ऑफ द मेजर चैलेंज है लैंड एक्विजिशन। अगर आप देखोगे तो जो रिवर का कैचमेंट वाला एरिया है, किनारे ऐसे खाली नहीं पड़े हैं समुद्र के बीच की तरह। आप देखोगे नेक टू नेक डेवलपमेंट हो रखा है। नेक टू नेक जो है आपके पूरे किनारों पर बसे पड़े हैं शहर, आपके सिटीज, आपके गांव, आपके एग्रीकल्चर के फील्ड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। तो जमीन होनी चाहिए पेड़ को लगाने के लिए। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, राइट है। अगर आप देखोगे जनवरी 2015 में एनजीटी की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया था और उसके बाद पता चला था कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, भाई उनको ना यमुना फ्लड प्लेन के करीब 9,700 हेक्टेयर पे काम करना था। बट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास केवल 1452 हेक्टेयर थे, ठीक है। बाकी का सारा क्या है, कुछ ना कुछ वहां पे हो रखा है। इसी से जो है आप निकाल सकते हो लॉजिकली कि गंगा की भी हालत यही है, जमीन उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर एमसी मेहता जो है, जो गंगा की हेल्थ को लेकर लगातार कोर्ट के अंदर केस फाइल करते रहे थे, उनका कहना ये था कि देखिए, ये ना सरकार की जिम्मेदारी है लैंड को एक्वायर करना। सरकार ऐसा कर सकती है, कैसे? सरकार जब डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए कोई भी लॉ बनाकर या किसी भी तरीके से लैंड को एक्वायर कर ही लेती है, जब किसानों के खेतों को डैम बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए एक्वायर कर ही लिया जाता है, तो व्हाई नॉट फॉर द गंगा का हेल्थ, राइट? आप नदी के स्वास्थ्य को लेकर ये क्यों नहीं कर सकते? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो लैंड एक्विजिशन सबसे मेजर प्रॉब्लम रहा है। अगर हम गंगा जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी बात करें, स्पेशली फॉर अफॉरेस्टेशन ड्राइव के लिए। इसके अलावा जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने बताया 409 से ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा चुके हैं। 2004 से मैं डाटा बता रही हूँ। 32,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं जो खर्च किए जा चुके हैं, बट अभी भी काम करना बाकी है। दूसरा रीजन है स्टेट गवर्नमेंट्स का उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना। तीसरा इसका प्रॉब्लम है जो इंडस्ट्रीज है उनसे अभी भी बहुत ज़्यादा जो वेस्ट वाटर है उसको डंप किया जाता है। सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनकी कैपेबिलिटी अभी किसी भी स्टेट के पास उतनी नहीं है जितना वहाँ पे सीवेज वाटर जनरेट हो रहा है। तो सीपीसीबी जो है हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनका कहना यह है सबसे पहले आपको इस वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे काम करना पड़ेगा। पहले जो पानी नदी के अंदर जा रहा है वो कम से कम ट्रीट किया जाए, तो फिर आगे कुछ और यहाँ पर सोचा जाएगा। इस वाली स्लाइड पर मैंने गंगा के बारे में एक बेसिक डिटेल आपके साथ शेयर की है। टोटल लेंथ कितना है, किस राज्य में कितनी है, कौन कौन सी मेजर सिटीज लोकेट है, कौन सी जो है आपकी ट्रिब्यूटरीज है, राइट है। इसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आपको न्यूज़पेपर में बहुत सारे हेडलाइंस देखने को मिलते होंगे कि गंगा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, बट कितना वो फ्रूटफुल है ये आप समझ पाए होंगे। हमें पर्सनली भी कोशिश करनी चाहिए इन सारी चीज़ों को लेकर एक जानकारी रखें, अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, क्योंकि ओवरऑल गंगा सच में जो है एक माता के रूप में जो है कम से कम नॉर्थ इंडिया के लिए काम करती है। हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है ना सिर्फ इरिगेशन वाटर के लिए, बल्कि मिट्टी भी जो है गंगा की तरफ से लाकर दी जाती है। जब आप ज्योग्राफी में खादर, भांगर, भाबर और तराई वाले रीजन के बारे में पढ़ते होंगे तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा।
राइट है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और आपको जो भी फीडबैक है वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। जाने से पहले एज प्रॉमिस्ड मैं एक बार फिर से आपको बैच के बारे में बता देती हूँ। एक बहुत मेन फीचर आपके साथ शेयर मैं करना चाहूंगी। हमारा जो P2I बैच है उसका एक मेन फीचर है मीन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम, हम MRP उसको बोलते हैं। देखिए, अगर आप P2I बैच का पार्ट बनते हैं और आपका पेपर क्लियर हो जाता है प्रीलिम्स का, आपको मीन्स लिखने का मौका मिलता है। अब ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, ये आप भी जानते हैं। तो अब इसको जाने नहीं देना है, राइट है। आपने इसका भरपूर फायदा उठाना है। पूरी तैयारी होनी चाहिए कि अगर प्रीलिम्स क्रैक हो गया तो मेंस में कोई कसर ना रह जाए। इसके लिए क्या है ना, एक गाइड आपके पास जरूर हो। एक आपकी मीन्स आंसर राइटिंग में जो आप आंसर राइटिंग करते हो, राइट है, उसको इवेलुएट करने वाला कोई हो। फिर आपकी जो बेसिकली एक दिनचर्या है, आपकी लाइब्रेरी है, उन सबको एक तरीके से एक ओवरलुक करने वाला कोई हो, राइट है, उसको टेक केयर करने वाला कोई हो। तो स्टडी IQ आपको ये ऑप्शन देता है। आपको लाइब्रेरी हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी, प्रॉपर आपकी पढ़ाई होगी, आपके ऑप्शनल को टेक केयर किया जाएगा, सब चीज़ें आपकी यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी। आपको बस पढ़ाई करनी रहेगी। इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वेरी गुड प्रोग्राम, तो आपको P2I बैच को ज्वाइन करना चाहिए। बहुत लेट होता जा रहा है, दिन दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगेन, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेसिकली UPSC विद प्राची इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज अ QR कोड ऑल्सो, इसको स्कैन करके ज्वाइन करना और भी आसान रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं प्राची चौधरी के नाम से। एंड कुछ भी पूछना हो, प्लीज फील फ्री टू मैसेज मी। जब भी मुझे टाइम होगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्द मिलेंगे एक नए मुद्दे को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।